हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस को और आगे बढ़ाएंगे और तरंग चैप्टर में प्रकाश को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ध्वनि को देखा, अब बारी है किसकी, प्रकाश की। जैसे हम लोग देख चुके थे, तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की थी, यांत्रिक और अयांत्रिक। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो यांत्रिक प्रकार में भी आता है और अयांत्रिक प्रकार में भी आता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो था अयांत्रिक प्रकार में किसका उदाहरण था, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण था। लेकिन प्रकाश जो है, गलत बोल गए हम जानते, फिर से बोल देते हैं, प्रकाश जो है यांत्रिक प्रकार में अनुप्रस्थ प्रकार का उदाहरण था। लेकिन प्रकाश जो था अयांत्रिक भी होता है, नॉन मैकेनिकल भी होता है। नॉन मैकेनिकल तरंगों को ही आप क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी बोलते हैं। इस आधार पर हम लोग अब ये बोल पाएंगे कि प्रकाश को आप विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ पूरा एक साथ मिला के बोल सकते हैं, क्योंकि ये अनुप्रस्थ यांत्रिक भी है और अयांत्रिक भी है। यांत्रिक का अर्थ क्या है, जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए तो प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है, और अयांत्रिक का मतलब जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए तो प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। ठीक है, अब प्रकाश को मोस्टली हम लोग तरंग मानते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है तो हम बोल देते हैं, प्रकाश को हम लोग तरंग भी मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कहने को हम लोगों के उदाहरण हैं जिनको आप लोग प्रकाश के तरंग व्यवहार के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए प्रकाश को कण से मिलकर बना हुआ भी मानते हैं। और इन कणों को हमने पीछे बताया था, इन कणों को नाम दिया जाता है फोटोन। यहीं पे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो वर्तमान में प्रकाश के जो व्यवहार है उसको दोहरी प्रकृति वाला व्यवहार वाला मानते हैं। मतलब वो दोहरी प्रकृति किस किस के रूप में होती है, तो आप बोलेंगे तरंग प्लस कण। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो तरंग सिद्धांत के आधार पर आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो कण सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित या फिर सिद्ध किए जाते हैं। इसलिए वर्तमान में प्रकाश की दोहरी प्रकृति को स्वीकार किया जाता है। तो वो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो हम लोग तरंग प्रकृति के आधार पर ले सकते हैं, और कौन कौन से गुण हैं जो हम लोग कण प्रकृति के आधार पर समझाते हैं, उसकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। तो पहले हमने प्रकाश के कण प्रकृति को समझाने वाली बात कही है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा व्यक्त की गई थी। और आइंस्टीन साहब ने बोला था कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाएगी। और वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकराती है उससे ऊर्जा निकलती है, इसका मतलब उस पर कोई ना कोई द्रव्यमान तो अगर टकराया होगा, और तरंगों के पास कोई द्रव्यमान नहीं मानते। ठीक है, इसलिए द्रव्यमान वाले कणों के रूप में किसकी संकल्पना ली गई, फोटोन की संकल्पना ली गई। और हम लोगों का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उस पर लगातार, उसके तहत लगातार जो हम लोगों की फोटो कहने को प्लेट्स होती हैं, या प्रकाश जो प्लेट होती है उन पर कण के रूप में फोटोन पढ़ेंगे, और फोटोन के पढ़ने के बाद उससे क्या निकलेगी, ऊर्जा, जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में व्याख्या करते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो उसकी व्याख्या किस सिद्धांत पर हो पाती है, कण प्रकृति के आधार पर। सेम आपका कॉम्पटन प्रभाव है। अब आगे जाके जो फोटोन का, मतलब फोटोन नाम का शब्द दिया गया हम लोग मानते हैं आइंस्टीन साहब के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा इन दोनों प्रभाव की व्याख्या भी काफ़ी अच्छी की गई। तो जो फोटोन थे उसका अर्थ क्या है, तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है, और उन पैकेट या बंडलों को आप लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ चुका है एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग याद रखें कि प्रकाश जो है छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है। तो वो कण क्या है, तो आप बोलोगे फोटोन। और फोटोन क्या है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या फिर बंडल हैं। ठीक है, तो आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। इसी को आप प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहेंगे। तो जैसे पीछे हमने आपको दो उदाहरण किसके दे दिए, कण प्रकृति के दे दिए। लेकिन तरंग प्रकृति आप बोलेंगे सर परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, जितने भी हम लोग ये गुण पढ़ते हैं, तरंग की प्रकृति, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, उन सभी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। ध्रुवण वगैरह, व्यतिकरण, ध्रुवण, तो इन सभी गुणों में आपको स्पष्ट रूप से तरंग के उदाहरण देखने को मिलेंगे। और इन दोनों में कौन देखने को मिलेगा, कण। और कुछ गुण ऐसे हैं जिनको हम लोग तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों से समझा सकते हैं। तो ले दे के फिर आप लोगों को ये फैक्ट भी हम यहाँ पर बता दें कि व्यतिकरण बस एकमात्र ऐसा गुण है जिसको केवल तरंग प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। बाकी के अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ठीक है, ये वाले गुण ऐसे हैं जिनको आप कण प्रकृति से भी समझा पाओगे। लेकिन पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन सिद्धांत, तो ये सब केवल कण प्रकृति से आधार पर समझा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि आप लोगों ने प्रकाश के बहुत सारे गुण पढ़े हैं, ऐसा कौन सा गुण है जिसको केवल तरंग प्रकृति के आधार पर, तरंग प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो उसका आंसर क्या होता है, व्यतिकरण, मतलब रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, इंटरफेरेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग
याद रखें कि व्यतिकरण ही ऐसा सिद्धांत या फिर ऐसा गुण है जो स्पष्ट रूप से तरंग सिद्धांत की व्याख्या करता है। बाकी तो करते हैं, यानी बाकी भी करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कौन करता है, तो आप बोलेंगे व्यतिकरण करता है। तो इस आधार पर आज प्रकाश को तरंग और कण दोनों का मिला हुआ, दोनों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश की दोहरी प्रकृति या फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के नाम से सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग याद रखें। कुछ लोग इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं रखते, तो हमने आज आपको बता दिया है, इसको याद रखें, अपने एक नंबर को कंफर्म करें। आगे चलते हैं। जब प्रकाश भैया आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसके पास वेग या चाल तो होगी, तो इसको वेग बोला है हमने यहाँ पर। तो प्रकाश के वेग की गणना कई सारे वैज्ञानिकों ने की, लेकिन सबसे पहले किसने करने का प्रयास किया, तो रोमन ने। अलग अलग किताबें अलग देती हैं, तो हम ये मानते हैं, लेकिन आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसने प्रयास किया, तो रोमन ने, क्योंकि रोमन का नाम आगे जाके आप तापमान वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो तापमान संबंधी काम भी किए और प्रकाश की चाल निकालने की भी कोशिश की उनने, ठीक है। फिर वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी आप लोगों को हमारे ख्याल से पहले से पता है। तो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा वायु निर्वात में ही होती है, और कितनी होती है, तो आपको याद रखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब मात्र 1 सेकंड में इतनी सारी दूरी तय कर ली जाएगी प्रकाश के द्वारा। अब प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक एक प्रकार का क्या होता है, अनुपात होता है। माध्यम का अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात है, ठीक है। ये आपको याद रखना, आगे जाके हम लोग इसको अपवर्तन में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है एक प्रकार का रेशियो है, तो जे, ठीक है, अपवर्तनांक होता है जो हर एक माध्यम का कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधा संबंध नहीं रखती है, उल्टा संबंध रखती है अपने व्यवहारिक शब्दों में बोलें तो अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, चाल उतनी ही कैसी मिलेगी हम लोगों को, कम मिलेगी। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो आपको सबको ये भी याद है हमारे ख्याल से, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, या फिर इसी को आप लोगों को लिखा देखते हो सीधा कितना, तो 496 सेकंड्स, ठीक है। 496 सेकंड्स आप लोग लिखा देखते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। तो 496 सेकंड को ही जब आप लोग 60 से भाग लगाएंगे तो 8 बार पूरा कटेगा, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का 16 बचा रहेगा। तो यहाँ पे और एक्यूरेट लिख देंगे 16.6, मतलब 496.6 सेकंड लगता है। उसी प्रकार हम लोगों को पता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन चंद्रमा हम लोगों के बहुत पास है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, क्योंकि हम लोग ये भी पता है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश तो है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में मात्र 1.28 सेकंड, मतलब लगभग में 1.25 सेकंड, ठीक है। लगभग मतलब 1 सेकंड पूरा और 1 सेकंड का भी आधे का आधा भाग, तो बहुत पास है, ठीक है। तो 1.25 सेकंड का समय हो, इस 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाए, 3 × 10⁸, मतलब लगभग में 30 लाख, गलत बोल गए हम, 30 करोड़ मीटर। या फिर यदि इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखोगे आप, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर यदि हम बोलेंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के, घंटे नहीं लिखना, यहाँ पर सेकंड ही आएगा। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना तेज चलता है प्रकाश। तो जो चंद्रमा है उससे प्रकाश आने में मात्र कितना समय लगता है, 1 मिनट, यानी 1 सेकंड और 0.25 सेकंड, तो लगभग में 1.25 सेकंड। तो यहाँ तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके टाइप के थे, इनमें कुछ खास समझाने को नहीं मिला। तो मेन समझाने का टॉपिक थोड़े से ये थे भैया, जो आपका प्रकाश है वो यांत्रिक भी है, आयांत्रिक भी है। उस आधार पर उसको आयांत्रिक के आधार पर विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक के आधार पर अनुप्रस्थ हम लोगों ने पीछे कहा, तो दोनों को आप मिला के बोल दोगे प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अर्थात प्रकाश कैसा, अनुप्रस्थ तरंग है। और कण प्रकृति भी आपको याद रखना, तरंग प्रकृति भी याद रखो, दोनों को वर्तमान में मिला के नाम देते हैं क्या, दोहरी प्रकृति प्रकाश की। और प्रकाश की चाल जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अपवर्तनांक क्या है, एक अनुपात है। अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी प्रकाश की चाल कैसी रहेगी, कम रहेगी उस माध्यम में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगला है प्रकाश का विवर्तन। तो हम लोगों ने पीछे ध्वनि में ही पढ़ा था विवर्तन। तो विवर्तन का अर्थ क्या था, किनारों से मुड़ना या अवरोधों से मुड़ना, ठीक है। तो किसी भी तरंग का किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, तो आप बोल देंगे उसको विवर्तन कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया वाले स्थान में भी प्रवेश कर जाना या करने की घटना को ही आप क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे
बल्ब जला रखा है, ठीक है, इसकी लाइट हल्की हल्की यहाँ से बाहर की ओर जा रही है, पर इस वाली दीवार के कारण यहाँ पे क्या बन, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे छाया प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो प्रकाश जो है यहाँ से ऐसा जाए और मुड़ के यहाँ पे जाके फिर से फैल जाए, तो छाया में जो हल्का हल्का प्रकाश हम लोग फील करेंगे, मुड़ने के बाद आया है, तो उस वाली घटना को हम लोग क्या नाम दे देंगे, विवर्तन नाम दे देंगे। या फिर सीधी बात, प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी वही कोशिश की गई, प्रकाश जो मोस्टली यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर छाया प्रदेश है, तो यहाँ से आप लोग देखें मुड़ के कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, उस वाले प्रदेश में जहाँ पर उसकी किरणें लंबवत नहीं पड़ पा रही हैं। तो प्रकाश का मुड़ना और छाया वाले प्रदेश में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसको ध्वनि में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ध्वनि तरंगों का भी विवर्तन होता है और प्रकाश तरंगों का भी विवर्तन होता है। इस चीज़ को आप लोग समझें और थोड़ा सा याद रखें, परीक्षा में अपने आंसर सही सही पिक करें और टिक करें। और अब तो आजकल क्लिक करना ना कि टिक करना है। अगला पॉइंट लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, फैलना। प्रकीर्णन करने का मतलब क्या होता है, फैलना। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और हम सबको पता है, जहाँ तक पीछे बेजानी हबी नाला या बिब्ग्योर के नाम से आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इसकी घटना हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसके पास तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश के पास तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो छोटी सी कहानी जो आप लोगों को पता है कि ये पृथ्वी जो पृथ्वी है, इसके वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे धूल के कण और पानी वगैरह के विभिन्न प्रकार के कण हैं। तो जैसे ही इन पर प्रकाश आके पड़ता है, तो इस प्रकाश इन वाले धूल के कणों के द्वारा इस प्रकाश को अपने कहने को कई भागों में बांट दिया जाता है और प्रकाश को सब जगहों पे फैला दिया जाता है, ठीक है। उसको कई सारे भागों में फैला दिया जाता है, कई सारे क्षेत्रों में फैला दिया जाता है। इस फैलाने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और हम लोगों को ये भी पता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है, इस बिब्ग्योर या बेजानी हपी नाला, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th-10th क्लास में, शॉर्ट फॉर्म चलता है। तो यहाँ पे बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और लाल मतलब नारंगी का बड़ा भाई। ऊपर भी देखें आप तो वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये वाला जो क्रम है वो तरंग दैर्घ्य के आधार पर, वेव लेंथ के आधार पर हमने दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, और जिसका कम है वो हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, तो धार देते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य कम है वो हमने यहाँ पर लिखा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है वो हमने पीछे की ओर लिखा है। और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है मतलब उसकी तरंग कैसी बड़ी है, और तरंग बड़ी होने के कारण वो आसानी से दूर दूर तक नहीं जा पाएगा और थक के कहीं एक ही जगह पर रुक जाएगा। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, मतलब उसकी तरंग छोटी होने के कारण वो दूर दूर तक आसानी से प्रकीर्णित हो सकता है। तो ये टॉपिक भी आपको याद रखना है। पीछे से एक बार रिवाइज कर दें कि प्रकीर्णन जो होता है वायुमंडल में उपस्थित धूल के या फिर विभिन्न प्रकार के गैस के या फिर विभिन्न प्रकार के पानी के अणुओं के द्वारा किया जाता है। तो जब उन कणों से आके सूर्य का प्रकाश टकराता है तो वो अपने अवयवी रंगों में आगे जाके बटेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। मगर अभी उसको अवयवी रंगों में ना बांटें थी हम लोग, केवल ये बोल दें कि बस वो फैल जाता है, उस वाली घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहेंगे। और प्रकीर्णन के आधार पर, नहीं, प्रकीर्णन जो है तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो छोटी तरंग होती है वो दूर तक फैल जाएगी और बड़ी तरंग दूर तक नहीं फैल पाएगी। और बड़ी तरंग किसकी, लाल की होती है, तो उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, ठीक है। तो पीछे हमने कुछ कम ज़्यादा गलत बोल गए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए वापस रेक्टिफाई नहीं करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि जो चीज़ ईजी होती है वही हमारे मुंह से ज़्यादातर गलत निकलती है। तो प्रकीर्णन का मतलब है बस प्रकाश का फैलना। तो आप लोग यहाँ पे भी देख पाए कि प्रकाश जो है इस प्रकार से यहाँ आगे आ रहा था, उन छोटे छोटे कणों से टकरा के कई मार्गों में क्या कर गया है, फैल गया है। चित्र भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश की जाए, तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। तो प्रकीर्णन टॉपिक को भी यहाँ पे ख़त्म मानते हैं। अगला टॉपिक क्या लिखा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही अब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपके लिए इसमें तो क्या ध्यान देना है कि आपको एक चिकना पृष्ठ लेके आना है, ठीक है। एकदम चिकना और अपारदर्शी भी होना चाहिए सामान्यतः, लेकिन अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं, तो एकदम चिकना पृष्ठ लेना है जो कि प्रकाश को बिल्कुल भी अवशोषित ना करे, बल्कि पूरा का पूरा क्या कर दे,
वापस कर दे, तो प्रकाश किरणें जब इस पर टकराएंगी तो टकरा के वापस चली जाएंगी। तो वापस जाने वाली घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? परावर्तन नाम देते हैं। इस वापस जाने वाली घटना को ही हम लोग परावर्तन नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें इस पर टकराएंगी और टकरा के वापस चली जाएंगी। तो इसके लिए जो नीचे का पृष्ठ है आपका चिकना होना चाहिए। तो किताबों में मोस्टली इस प्रकार से नीचे ये भी लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है ये पृष्ठ अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी होना तो पूर्णतः जरूरी नहीं है, पर मेन तो चिकना मतलब ऐसा कि जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित ना करे। चिकने से अर्थ ये होता है। तो ये आप इस प्रकार से लाइनें खींचे चाहे ना खींचे, मतलब पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है चिकना होना, अर्थात उसके द्वारा बिल्कुल भी प्रकाश किरणों को अवशोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो उस वाली स्थिति में प्रकाश तरंगें कहाँ चली जाएंगी? वापस, और वापस जाने वाली घटना को हम लोग बोल देते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, परावर्तन के 2 नियम हैं मात्र। तो ये संख्या भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो परावर्तन के मात्र 2 नियम हैं। आपतित किरण, पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु अभिलंब व परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पर पद की जरूरत नहीं है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ठीक है, पर लिखा रहने दो। अच्छा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होना चाहिए? एक ही तल पर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आपको चित्र बना के याद रखना। वैसे उतना चित्र बनाना तो कभी नहीं पूछेंगे हम लोग की प्रतियोगी परीक्षा में, बाकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए ये वो तल है जहाँ पे आप लोग परावर्तन कराना चाहते हो। आपतित किरण किसे बोलते हैं? मतलब इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं? जो कि पृष्ठ पे आके टकराएगी। मानिए सूर्य से प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, तो ये हम लोगों की आपतित किरण आई है। ठीक है, अब आपतन बिंदु, तो जिस वाले बिंदु पर ये सूर्य की किरण आके टकराई होगी उस वाले बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे आपतन बिंदु, मतलब इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जब इस प्रकार से एक सीधा लंबवत लंब खींचोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किरण आके टकराई, तो जितने कोण से वो आके टकराती है सामान्यतः उतने ही कोण से क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, और ये वाली हो जाएगी परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। तो आपको उच्च क्वालिटी का परावर्तन देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या लिखा? आपतन कोण, यहाँ पे आपतन हो गया है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले ही बोल दिया यहाँ पे। तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण कहाँ बनना चाहिए? यहाँ पे। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, जिससे आपको उच्च क्वालिटी का अपवर्तन या परावर्तन देखने को मिलेगा। तो तीनों एक ही पृष्ठ पे होना चाहिए, और यहाँ पे बनने वाले कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 7वीं 8वीं क्लास की हैं, तो आप लोग हमें लगता है पहले से याद किए बैठे हो। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, और 2 नियमों को भी आप याद रखें। अगला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण से परावर्तन। तो हम पीछे आपको बताना भूल गए, फिर मान लीजिए अब बता देते हैं कि परावर्तन जो है किसी भी सतह से हो सकता है, चाहे वो एकदम समतल मतलब फ्लैट ही क्यों ना हो, चाहे इस प्रकार से गोली मतलब कर्व्ड शेप में ही क्यों ना हो। तो हम लोगों को परावर्तन के लिए 2 प्रकार की सतहों का अध्ययन करना पड़ता है, एक तो समतल, और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के रूप में, मतलब जो कर्व्ड सरफेस लेके बैठे रहेंगे। तो समतल दर्पण से अर्थ क्या है? मतलब आपका फ्लैट मिरर से क्या अर्थ है? तो समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर लिखना चाहिए ताकि भाषा में फ्लो आ जाए। तो समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण वस्तु के सामने रखी हुई। तो हमने बाकी की परिभाषा नहीं लिखी है आपके लिए यहाँ पे। तो समतल दर्पण सबको पता है कैसा होता है, कि इस प्रकार से भैया फ्लैट मिरर होता है, उसके पीछे हम लोग ऐसा ऐसा थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, खासकर चांदी का पेंट कर देते हैं, ताकि जो प्रकाश है इसके अंदर आर पार ना जाए। आर पार नहीं जाएगा तो कम से कम अवशोषण होगा और आपको अधिक से अधिक परावर्तन देखने को मिलेगा। तो उस पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु खड़ी होगी उसको अपना प्रतिबिंब भी कितने दूर प्रतीत होगा, जितनी दूरी पे आप खड़े हो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु की दर्पण के सामने रखी जाती है। मतलब यदि हम अपने आप को किसी दर्पण के सामने 4 फुट की दूरी पर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें भी दर्पण अपना प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर 4 फीट की दूरी पर ही प्रतीत होगा। ये समतल दर्पण की क्वालिटी होती है। ठीक है, और यह जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक मतलब आभासी, इमेजनरी होता है, और जितना आप अपना आकार देख रहे हैं उतने आकार के हम लोग दिखेंगे, मतलब वस्तु के बराबर होता है। और पार्श्व उल्टा मतलब लैटरल अपोजिट होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपको अपना दायां बाईं ओर दिखेगा
और बायां कहाँ दिखेगा, दाईं ओर दिखेगा। तो ये वाली बात तो आप लोग समझते भी हैं। रीजनिंग में भी आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं कि जब किसी वस्तु को आप दर्पण पर देखते हो तो आपको दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से पलट देना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को वहाँ पर देखेंगे तो हमारा ये वाला जो बायां हाथ है वो हमें उस वहाँ पर कहाँ दिखेगा, इस साइड दिखेगा। और हम जब अपने आप को इस साइड मुँह करके खड़े करेंगे तो हमारा हाथ तो दायां इस साइड है, तो आपको इस दाएं हाथ की साइड पे वहाँ पे कौन सा हाथ दिख रहा है, बायां। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व रूप से उल्टा, मतलब अगल बगल के रूप से उल्टा हो जाता है, मतलब दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखता है। ठीक है। अगली कहानी, यदि कोई व्यक्ति यू चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू यू चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। जिस पे हम लोगों को क्या बोलना है कि मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। ठीक है। एक चीज़ तो आपको समझ में है कि जितनी दूरी पे आप खड़े हुए हैं उतनी दूरी पे आपको अपना प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। अब यदि आप उसकी ओर चलना शुरू कर देंगे इस प्रकार से, तो आप जितनी गति से चलेंगे आपको अपना प्रतिबिंब उसकी दोगुनी गति से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इस वाली बात को भी आपको याद रखना है। मतलब यदि हम मान लो 5 की गति से आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमारी ओर कितने की गति से आएगा, 10 की गति से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला फैक्ट क्या लिखा है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से दर्पण को यहाँ पर होना चाहिए, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। मतलब इसे यहाँ पे क्या करना है आपको, चित्र हम यहाँ बना देते हैं, इसको मिटा देते ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। कि मान लीजिए आपतित किरण इस प्रकार से आ रही थी और आपतित किरण के साथ में यहाँ पे कोई थीटा कोण बन रहा था। ठीक है। या फिर यहाँ पे जो भी कोण बन रहा था उसको नहीं लिखते हैं। तो यदि आप इस दर्पण को, नीचे वाले दर्पण को थीटा कोण से इस प्रकार से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। ठीक है। थीटा कोण को तिरछा कर देते हैं तो यहाँ पर जो प्रकाश के मुड़ने वाला जो कोण होगा, तो यदि आपने इसको थीटा कोण से घुमाया तो ये वाला प्रकाश जो वापस ज़्यादा परावर्तित वो कितने कोण से मुड़ जाएगा, 2 थीटा कोण से मुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग अपने हाथ में किसी दर्पण को ले लेते हैं, उसको इस प्रकार से करते रहते हैं तो प्रकाश को हम लोग अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो जो हम लोग ये व्यवहारिक रूप से ये नियम लगा रहे होते हैं उसमें नियम कौन सा लग रहा होता है, ये वाला कि यदि आप दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हो तो आपकी जो मतलब आपका जो परावर्तित किरण है वो कितने कोण से मुड़ जाएगी, 2 थीटा। मतलब उसको आसानी से आप उस स्थान पर भी पहुंचा सकते हो जो सामान्य स्थिति पे नहीं पहुंच रहा था। इस प्रकार से इसको बोल के हम समझाने की प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। यदि आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा मिरर हो या ऐसा शीशा हो, दर्पण हो जिस पे आप अपने आप को पूरा देखना चाहते हो, तो समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी। मतलब मान लीजिए यदि हमारे पास कोई व्यक्ति यानी कोई वस्तु ऐसी है जो कि कहने को 4 फीट की है। ठीक है। वो 4 फीट की है तो आपके पास जो दर्पण है वो कम से कम कितने फीट का होना चाहिए, तो कम से कम 2 फीट का होना। ज़्यादा बड़ा बना दिया ना, बड़ा बनाएंगे तो पक्का देख लेंगे पूरा, तो वो कम से कम 2 फीट का तो होना ही चाहिए। तो इस 2 फीट के मिरर में आप अपने आप को कितना देख लोगे, 4 फीट का पूरा देख लोगे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो ईजी है, काफ़ी ज़्यादा पहले से पढ़ रखा हम लोगों ने कि यदि हम अपने आप को किसी मिरर पे पूरा देखना चाहते हैं तो मिरर की जो साइज़ है, लंबाई है, कम से कम हमारे आधे से बड़ी तो होनी चाहिए, आधे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कम से कम आधी तो होनी चाहिए। अगला फैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि यदि 2 समतल दर्पण को, एक समतल दर्पण हमने ये रख दिया, एक समतल दर्पण ये रख दिया, मतलब 2 समतल दर्पणों को इस प्रकार से सटा के रख दिया अपन लोगों ने। ठीक है। यदि 2 समतल दर्पणों को हम लोग उनके बीच का कोण क्या मान लें, थीटा, मतलब इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा का कोण बन रहा है। तो ये 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। तो निम्न प्रकार हम आगे लिखेंगे तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक दर्पण हमने ये रखा है, एक दर्पण ये रखा है, उसके सामने वस्तु एक ये रखी है, पर ये वाली वस्तु हम लोगों के दर्पणों में कितनी बार रही, कम से कम 3 बार तो यहाँ पर दिख रही है। क्यों? जबकि यहाँ पे जो हमारे दर्पण है कितने, 2 हैं। तो आप लोगों का तो ये मानना होगा सर एक दर्पण पर एक बार देखना चाहिए, पर दिख कितने बार, 3 बार। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम प्रतिबिंब का भी क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो सीधी बात, बस आप लोगों को अगली बार से इतनी याद रखना है कि यदि आप केवल 2 मिरर पे एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बस केवल किसका अध्ययन करना है, तो इन दोनों दर्पणों के बीच बनने वाले कोण पे। मतलब आपने इस प्रकार से समझो, एक दोनों हाथ हमारे दर्पण हैं, इनको आदि आपने इस प्रकार से हटा दिया, कभी इस प्रकार से हटा दिया, इस प्रकार से हटा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से रखने पर उनके बीच का कोण चेंज होता जाएगा
और एक ही वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो सीधा डिपेंड करेगी वो किस पे, इस कोण पर। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो उसके लिए हमने कुछ 3-4 कंडीशंस निकाली हैं जो कि सभी जगह मिल जाती हैं। तो उसको हम लोग आज एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं अच्छे से, और जो लोग पहली बार हैं तो वो लोग ध्यान से देख लें और रिवाइज़ करें, और उसके बाद हमसे संपर्क करें कि क्या समस्या है। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, तो पहली स्थिति आपको ये ध्यान देनी कि हमने तो देखो पीछे आपसे बोली दिया था कि दोनों दर्पणों के बीच में थीटा का कोण बनेगा। तो यदि आप थीटा को 360 से डिवाइड करो और काटने पे एक सम संख्या मतलब इवन नंबर आ जाए, जैसे 2, 4, 6 आ जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए क्या हो जाएगी, n बराबर 360/θ-1। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपने 360 में थीटा से भाग दिया और एक सम संख्या आ गई तो आपको उस संख्या में से केवल क्या कर देना, 1 घटा देना है। तो भाषा थोड़ी सी कठिन लिखी है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है वैसे तो यहाँ पे, कि मान लीजिए दोनों दर्पणों को हमने 90 अंश के कोण पर झुका के रखा है। ठीक है, जैसे ही आप 90 से 360 को डिवाइड करोगे तो आपका भागफल कितना आएगा, 4। उस 4, तो आपको यहाँ पे 4 प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, आपको 4 में से 1 क्या कर देना, कम कर देना है, तो ये 3 आ जाएगा। तो भाषा लिखने में थोड़ी कठिन लेकिन समझाने में ईजी है। सीधी बात है कि यदि आपने थीटा नाम का जो कोण आपको दिया गया उसको 360 से भाग लगाया, 360 को भाग लगाया और भाग लगाने पे एक सम अंक आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, तो आपको उसमें से 1 क्या कर देना, माइनस कर देना है। उतने प्रतिबिंब आपको एक ही वस्तु के दिखेंगे उन 2 दर्पणों पर। ठीक है, इस पहली स्थिति को आपको याद रखना। दूसरी स्थिति क्या है, फिर से आप थीटा को 360 से भाग लगाते हो और विषम आता है, तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या जो n के रूप में सीधी क्या मिलेगी, इस बार 360/θ ही मिलेगी। मतलब उदाहरण में देखो ये लिख रखा है नीचे एक और, कि मान लो दोनों दर्पण एक दूसरे के साथ 40 अंश के कोण पर झुके हैं, तो समतल दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 40 को जब आप 360 से भाग लगाओ तो आएगा 9, और 9 एक विषम संख्या है, इसमें से 1 घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये दूसरी कंडीशन, सम आएगी तो 1 घटाना है, विषम आएगा तो कुछ भी नहीं घटाना है। लेकिन विषम वालों में एक और स्थिति बनती है, तो वो देख लेते हैं हम। यदि इस बार आपने 360 को थीटा से भाग लगाया, विषम संख्या आई, लेकिन जो वस्तु है दोनों दर्पणों के बीच कोण के समद्विभाजक पर रखी, मतलब जैसे कि हम लोगों ने उसको क्या किया है, इस प्रकार से समझो ये 2 दर्पण थे हमारे और वस्तु हमने ये रखी दोनों के बीच में। यहाँ पे मान लीजिए जो भी कोण बन रहा था उसकी वस्तु हमने एकदम इस सामने रख दी, तो सामने रखने पर ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर। जबकि पिछले वाले में हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे, मतलब सीधी बात एकदम बीचों बीच, इस कोने के सामने बीचों बीच नहीं रखा। तो जब आप वस्तु को, ठीक है, जब आप वस्तु को थीटा कोण पर तो रखोगे और भाग लगाने पे विषम आएगा, लेकिन वस्तु गलती से कहाँ रखी है, फिर गलती नहीं बोलना चाहिए, वस्तु कहाँ रखी, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पर रखी है। तो उस स्थिति में आपको भाग लगाने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। उदाहरण क्या दे दिया हमने, फिर से वही पूछे वाला ले लिया है कि 40 के कोण पर झुके थे, 40 से जब भाग लगाओगे आप तो 9 बार तो कटेगा। ठीक है, 40 पर झुके तो 2 समतलों के बीच में, वहाँ पे भी जब उसको बीचों बीच रख दोगे, मान लीजिए ये वाला कोण हमने 40 दिया था, ठीक है, और जब बीच में वस्तु रख दोगे तो वो दोनों साइड के कोण कितने कितने हो जाएंगे, 20 अंश पर हो जाएंगे। तो 20 अंश पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या इस बार 40/300 यानी 360/40 करोगे तो उसमें से भी आपको क्या करना है, -1 करना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। तो पीछे आपने -1 नहीं किया था, यहाँ पे आपने -1 किया है। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक पे नहीं रखी थी, कहीं भी रखी थी, और ये वाली वस्तु जो है 40 अंश का कोण बनाने के साथ साथ समद्विभाजक पर रखी थी। तो आपको स्थितियाँ केवल अभी तक हमने मुख्य रूप से 2 याद कराई हैं। सम होने पे आपको -1 करना है आप, ठीक है, और विषम होने पे -1 नहीं करना है। कब? जब वो समद्विभाजक पर नहीं रखी होगी, और यदि समद्विभाजक पर रखी और विषम संख्या मिलती तो आपको 1 माइनस कर देना है। और लास्ट कंडीशन, जैसे आप लोग ये भी तो पूछोगे, सर हमने थीटा के मान से 360 को भाग लगाया और भाग ही नहीं जाए पूरा, मतलब सम विषम का अपन को मान ही नहीं मिलता है। मान लीजिए आपको, तो अगली स्थिति क्या होती है, यदि θ/360 का मान जो है एक भिन्न आ जाए, मतलब पूर्णांक बनना है, अर्थात आपको मान लीजिए दोनों दर्पणों के बीच का कोण 50 अंश आ गया, तो जब इसको आप इससे काटेंगे तो 50 सत्ते हो जाएंगे 350, और बचेगा 10 और नीचे रहेगा 50। तो फिर जो पूर्णांक है उसी पूर्णांक के बराबर आपको क्या मिल जाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। तो कहने को केवल 3 स्थितियाँ हैं, विषम वाले की कितनी स्थितियाँ होंगी, 2। यदि भागफल सम आता है तो आपको 1 माइनस करना है, भागफल विषम आता है तो 1 माइनस नहीं करना है। भागफल विषम आया लेकिन वस्तु समद्विभाजक पर रखी है तो 1 माइनस करना है, और भागफल ना सम आया ना विषम, मतलब आपको इस प्रकार से भिन्न डेसिमल नंबर मिल गया है, तो उस डेसिमल या भिन्न नंबर का आपको पूर्णांक, ठीक है, फ्रैक्शन का पूर्णांक आपको लेना है, और उसी को हमें अपने प्रतिबिंबों की संख्या के रूप में एक्सेप्ट करना है।
तो इस प्रकार से हम लोगों को कुल ये 4 स्थितियाँ याद रखनी है समतल दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या के। तो समतल दर्पण इस प्रकार से हम लोग खत्म मानते हैं। अब चालू करते हैं गोलीय दर्पण, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। मतलब जो दर्पण है अब इस प्रकार से सीधा नहीं होगा, अब कैसा होगा, इस प्रकार से गोल होगा। ठीक है, तो गोल दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो सीधा लिख रखा हमने यही, गोलीय दर्पण या जो स्फेरिकल मिरर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। मतलब अपना ये हो जाएगा कॉनकेव और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो इनको अवतल अवतल उत्तल किस आधार पर कहते हैं? तो इसकी थोड़ी सी कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। इजी कहानी है ये वाली। कि पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपके पास ऐसा कोई बड़ा सा एक कांच का गोला था, गेंद थी, गोला मतलब गेंद टाइप की थी। उसका आपने एक छोटा सा टुकड़ा ये काट के अलग कर लिया। ठीक है, तो मान लो जब आपने उसको काट के अलग कर लिया तो ये छोटा टुकड़ा आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब यदि इसको आप बाहर से पेंट कर दोगे, इसको यदि आप बाहर से पेंट कर दोगे तो इसके अंदर लाइट जो है यहाँ से नहीं आ पाएगी। कहाँ से आनी पड़ेगी? यहाँ से आनी पड़ेगी, यहाँ से टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, यहाँ से टकरा के वापस जाएगी। जब अंदर से टकरा के वापस आती है तो उस अंदर से टकराने वाले एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में इस प्रकार का चित्र बनाएंगे आप लोग के अंदर से, आ से अवतल, आ से अंदर से परावर्तन होगा। ठीक है, इनर साइड से, तो वो कहलाएगा कॉनकेव। ठीक, और उसके विपरीत यदि आपने दर्पण इस प्रकार से काटा था, दर्पण इस प्रकार से काटा था और उसके पेंट आपने बाहर कर दिया और किरण जो है अब उस पर इस प्रकार से ऊपर से टकराएगी और ऊपर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तल। तो ऊपर से जब परावर्तन होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो इतनी छोटी सी कहानी बस आपको याद रखना है। एक ही टुकड़ा था आपके पास, यदि उसको इस प्रकार से पेंट करके अंदर से परावर्तन कराएंगे तो अवतल दर्पण, और बाहर से परावर्तन या ऊपर से परावर्तन कराएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो कहानी काफ़ी ईजी है। तो हाल फिलहाल में आगे बढ़ते हैं और साइड हेडिंग हमने बना दी है आपके लिए क्या? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है वो हमने ऊपर आपको चित्र बना के दिखाया, वैसे नीचे वाला भी अवतल दर्पण ही है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे आप? तो अवतल दर्पण जो होता है सामान्यतः वस्तुओं के आकार को बड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें तरंगें इस प्रकार से आएंगी और इस प्रकार से एक जगह जाके समझ, दूर दूर की किरणें भी आके आगे एक जगह पे आके समझ जाएंगी। मतलब दूर की बड़ी बड़ी वस्तुएं भी आपको एकदम पास में साफ दिखेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोलेंगे बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ताकि दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाने का मतलब शेविंग करना होता है। तो शेविंग के बाल कई बार थोड़े थोड़े छूट जाते हैं, तो आपको दिखते नहीं, इस कारण से छूट जाते हैं, तो वो ये थोड़े से बड़े बड़े दिखेंगे। तो यदि आप वहाँ पे इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग करोगे तो छोटे छोटे से बाल भी हमें बड़े बड़े दिखेंगे, उनको आसानी से हम काट पाएंगे। गाल नहीं काटना है, बस बाल काटना है। ठीक है, फिर आँख, कान, नाक और दाँत कि डॉक्टर, तो ये आँख, कान, नाक में छोटे छोटे से छेद होते हैं। उसके अंदर अगर कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन छिद्रों में आपको कोई बड़ी चीज़, मतलब उस छिद्रों को आपको बड़ा करके देखना पड़ता है। तो फिर से किसका उपयोग कर लेंगे हम लोग? अवतल दर्पण का। तो आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण भी क्या है? तो हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है सामान्यतः वस्तुओं के आकार को बड़ा कर देता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है वस्तुओं के आकार को सामान्यतः क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। और बड़ा कर करके आप लोग दाढ़ी देख लोगे, भी ये नाक, कान, दांत देख लोगे, छोटे छोटे से इनके छेद होते हैं, तो उनके अंदर की चीज़ को आपको बड़ा करके देखना। तो आप अवतल दर्पण का उपयोग कर लेना। आपके यदि पास मैग्नीफायर नहीं है तो किस स्थिति में होगा, थोड़ा बहुत बड़ा करके देखे ना, कि आप सोचो बहुत बड़ा दिखेगा। पर गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट में भी हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे। तो गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी हम लोगों को अवतल दर्पण का ही उपयोग करना है। कैसे? तो हम लोगों ने देख रखा है कि हम लोग की गाड़ी का जो बॉक्स होता है इस प्रकार से होता है। तो उसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार से उसके अंदर इस प्रकार से उसमें कम से कम 2 क्या लगा दिए जाते हैं? अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। वो बीच में लगा होता है कौन? ये बल्ब लगा होता है बीच में। तो इस बल्ब से लाइट निकलती है और यहाँ जाके टकराती है और वो यहाँ जाके इस प्रकार से दूर तक फैला दी जाती है, जिससे फोकस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिससे फोकस बड़ा हो जाता है। तो आपको अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, फिर हम लोग सर्च लाइट, मतलब जो टॉर्च होता था किसान टॉर्च टाइप का, उन सब में हम लोगों को अंदर बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे दर्पण लगाने हैं, कांच लगाना है। वो भी किस प्रकार का? अवतल दर्पण प्रकार का लगाना है, ना कि समतल लगाना है, ताकि जो फोकस है वो दूर तक जाए और तेज जाए। तो सोलर कुकर में भी आपकी सेम इच्छा ये है कि सामान्यतः हम लोग के घर में जो सामान्य सोलर कुकर होता है उसमें तो फ्लैट कांच लगा होता है, लेकिन आप चाहते हो कि वही सोलर कुकर जो है कम समय में ज़्यादा प्रकाश प्राप्त करके आपको जल्दी खाना पका के दे, तो आप वहाँ पे समतल दर्पण की जगह पे कौन से दर्पण लगा दो? अवतल दर्पण लगा दें। तो आपको फिर से वही सेम काम मिलेगा, मतलब आपको कम प्रकाश में ही अधिक ऊर्जा या अधिक फोकस प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये उपयोग हो जाएंगे किसके? अवतल दर्पण के।
जिनको आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण का चित्र हमने कौन सा बना रखा, तो ये वाला है ना, ये चित्र अवतल दर्पण का है। तो इसी के हम लोगों को कुछ स्थितियाँ याद करनी पड़ती हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो थोड़ा सा हमें एक चीज़ और समझानी पड़ेगी। अब पहले हमने पीछे बताया था आप लोगों को कि जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, किसी बड़े से गोले का भाग होते हैं। तो बड़े से गोले की कोई ना कोई त्रिज्या तो रही होगी। तो इसी वाले गोले का आपने वाला भाग काट लिया है, ठीक है। तो माना कि हमने इसको इस प्रकार से काट लिया, तो यहाँ पर लाकर थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसको। तो ये इसके बाहर हमने पेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका इस वाले दर्पण का, इस वाले कहने को पूरे गोले का जो केंद्र था, तो वो केंद्र तो यहाँ भी आभासी रूप से होगा। तो इस वाले केंद्र को हम लोग अपने दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, कर्व्ड सेंटर कहेंगे। तो थोड़ी शब्दावली हम लोगों को याद रखनी पड़ती है, ताकि हम लोग आगे जो हमने टेबल बना के दी है आप लोगों को, उसकी स्थिति हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। और जे वाला भाग जो आप काट के लाए हो पूरा, ठीक है, इस वाले पूरे भाग की लंबाई आप ज्ञात करें, उसको फिर ज्ञात करके 2 से भाग लगा दें। तो यहाँ पर जस्ट बीचों बीच जो पॉइंट मिलेगा आपको, सबसे बाहरी वाला जो पॉइंट होगा, जैसे हमारी पृथ्वी पर भी क्या है, हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से सबसे ऊपरी वाले, सबसे जो बाहरी पॉइंट, इनको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इसके सबसे बाहरी वाले भाग को भी हम लोग यहाँ पे P फॉर, इसको वक्रता केंद्र को C कहना है, P से इसको हम लोग क्या कह देंगे, ध्रुव। तो या तो इसको बोलने के 2 तरीके होते हैं, 2 परिभाषाएं होती हैं कि या तो ये जो आपने पूरी लंबाई जो ली है यहाँ पे, इस पूरी लंबाई के बीचों बीच का पॉइंट होगा, या फिर इस पूरे वक्र वाले भाग में सबसे बाहरी बिंदु जो होगा, उस बाहरी बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, ध्रुव कह देंगे। अब इस P से लेके C तक की कुल दूरी आपको लेनी है, इसका भी बीचों बीच का पॉइंट निकाल देना है, तो वो कहलाएगी हमारी इस दर्पण की फोकस दूरी या फोकस बिंदु। तो ये वाला हो जाएगा फोकस बिंदु, ठीक है। अब प्रकाश किरणें इस साइड से आएंगी, और हम लोगों को पता है प्रकाश किरणें तो अनंत से आ सकती हैं, तो यहाँ कहीं दूर जाके होगा अनंत बिंदु। तो ये हमारा अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण के बीचों बीच मिलेगा आपको सबसे पहले ध्रुव, ठीक है। उसके बाद आपको इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच मिलेगा आपको कौन सा, फोकस बिंदु। और जिस वाले गोले का ये टुकड़ा है, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग नाम दे देंगे वक्रता केंद्र। और एक चीज़ बताना भूल गए, तो इसको भी देख लें आप लोग, इस P से लेके C तक की दूरी, मतलब परिधि से लेके इस केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो सीधी बात है, वक्रता त्रिज्या का आधा ही क्या होता है, फोकस दूरी का मान। तो ये सूत्र भी लिख देते हैं, जो कि आप लोगों के मैथमेटिकल सूत्र में काम में आएंगे। तो वक्रता त्रिज्या मतलब कर्व्ड रेडियस को जब आप 2 से भाग लगा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी मिल जाएगी। किसकी, अपने इस दर्पण की, ठीक है। तो ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु, या ये F से लेके P तक की फोकस दूरी हो जाएगी। फिर ये हमारा C वक्रता केंद्र, तो P से लेके C तक की दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद वक्रता केंद्र के आगे का भाग, और एकदम दूर कहीं जाकर अनंत नाम का आपको भाग मिल जाएगा। तो कुछ किरणें अनंत से आएंगी, कुछ किरणें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच से आएंगी, कुछ किरणें वक्रता केंद्र से आएंगी, कुछ किरणें फोकस बिंदु से आएंगी, कुछ किरणें फोकस बिंदु और इस P के बीच से आएंगी, जिनकी थोड़ी सी स्थिति हम लोगों को याद रखनी है। एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को कि जो किरण तो, और अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए, तो इसको भी ध्यान रख लें। इस P से लेकर C तक को हम लोग सीधा इस प्रकार से मिलाते आएंगे। तो ऐसी जो हमने रेखा खींची है, इस पूरी रेखा को आप लोग नाम देंगे मुख्य अक्ष। इस पूरी रेखा को हम लोग नाम देंगे क्या, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे कुछ और नियम आप लोगों को याद रखने, जो हमने लिखे नहीं है, पर आपको बोल के समझा रहे हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा ईजी नहीं है, इसलिए हर आदमी कैच नहीं करता, इसलिए लिख के आप लोगों पर दबाव नहीं बनाएंगे। पर ध्यान से सुन लें कि जो किरण हमारे इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो दर्पण से टकराकर, मतलब परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाएगी, ठीक है। तो जो किरण में से यहाँ से आएगी, वो दर्पण से टकराएगी और यहाँ से कहाँ निकलेगी, मुख्य अक्ष को काटते निकल जाएगी। फिर जो किरण इस प्रकार से तिरछी आएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उसी नियम का उल्टा। और दूसरी, जो किरण मुख्य अक्ष पर ही आएगी, तो मुख्य अक्ष पर ही जाएगी और मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये 2 नियम होते हैं इस प्रकार से परावर्तन के। यहाँ पे मतलब जब आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आएगी, तो वो मुख्य अक्ष को काटते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग स्थिति होती है। यदि अनंत से आएगी तो फोकस से निकल जाएगी, तो उसकी स्थिति हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष से ही गति कर रही है, तो मुख्य अक्ष से ही वापस हो जाएगी। तो ये थोड़ा टफ पॉइंट है, इसको आप लोग फिर से रिवाइज करके देखना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोगों को ये P पूछा जाता है, F पूछा जाता है, C पूछा जाता है,
और मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष जो है पी एफ सी, जितने भी ये बिंदु होते हैं जिस अक्ष पर स्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मुख्य अक्ष दे देते हैं नाम। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको माना कि हमने एफ सी पी सब याद करा दिए हैं। तो इनसे संबंधित जो स्थितियाँ बनती हैं किसी अपने अवतल दर्पण पर, उनकी हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। चित्र हमारी इच्छा थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसमें मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हमने पेन चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखा सके। तो यहाँ पे हमने P बिंदु मान लिया, यहाँ पे F बिंदु मान लिया, यहाँ पे C मान लिया और दूर कहीं जाके यहाँ पर अनंत मान लिया, ठीक है। तो वस्तु जो है सामान्यतः कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। ये हमने तो पीछे बताया आपको जेल पहली वाली क्लासों में, बाकी कुछ लोगों ने नहीं देखा है। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं और भारत के लोग हमेशा कहाँ से लिखते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे वस्तु को हमेशा कहाँ रखना, बाईं ओर रखना, मतलब किरणें जो है हमेशा बाईं ओर से ही जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बाईं ओर तो आपको वस्तु की स्थिति, आप लोग यहाँ पे कॉलम भी देख पा रहे हो कि जो वस्तु की स्थिति होगी वो यहाँ पर लिखी है हमने। फिर प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिखी है, स्थित होगा, स्थिति जो पढ़ें उसको कृपया। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार तो ये होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो भी आपको इस प्रकार से 4 कॉलम। अब एक बार बस थोड़ा सा इसको समझ लें और फिर अकेले बैठ के इसको बना के चित्र बना के देखें और प्लस में इस टेबल को बना के देखें, तो आपको भी हमसे अच्छा याद हो जाएगा। इस बात का हम दावा करते हैं और पहले से है तो अच्छा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। पहली स्थिति क्या लिखी, वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ पर रख दी, अनंत पे, मतलब वस्तु हमने यहाँ पर रख दी मान लीजिए, ठीक है। वस्तु इस प्रकार से यहाँ पर रख दी। तो यदि वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब आके कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। अब चूंकि वस्तु बहुत दूर से अनंत पे थी तो फोकस पे आगे बनेगी, तो लेकिन कैसी बनेगी, वस्तु से बहुत छोटा, और कैसी बनेगी, बिंदु जैसी छोटी सी। तो वस्तु जो है यहाँ पे आके बनेगी एकदम छोटी सी, उसका प्रतिबिंब बन के दिखेगा आपको। तो वस्तु का आकार बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हो जाएगी, उल्टी और वास्तविक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वस्तु सीधी रखी थी और प्रतिबिंब उसका कैसा हो जाए, नीचे को उल्टा हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो किरणें थी ऐसी आई और यहाँ से जाके ऐसी निकल गई, और एक किरण ऐसी आएगी तो वो यहाँ से ऐसी निकल जाएगी। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा, नीचे की ओर, ठीक है। और जो चीज़ उल्टी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, वास्तविक मानते हैं। अगली कहानी, यदि वस्तु को आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दोगे, तो वक्रता केंद्र कौन था, ये था, अनंत ये है। तो हमने वस्तु को अब यहाँ पे रखा है, इस वाली दूरी के बीचों बीच। तो देखिए इसके अनंत की जोड़ी फोकस से बनती है। तो अब आप यहाँ से थोड़े से आगे की ओर गए हो तो यहाँ से थोड़े से पीछे की ओर जाओगे तो वस्तु कहाँ पे जाएगी हम लोगों की, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देखते हैं यही लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब इस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आएगी। और हमेशा फिर से क्या होगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब जो है जो वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार बोलना चाहिए, प्रतिबिंब का आकार जो होगा बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि आप वस्तु को थोड़ा सा दर्पण के पास लेके आ गए हो, ठीक है। तो वस्तु दिखेगी तो, लेकिन थोड़ी सी अभी छोटी दिखेगी, मतलब वस्तु के बराबर नहीं दिखेगी, वस्तु से छोटी लेकिन दिख रही है, बहुत बड़ी बात है। वस्तु बहुत दूर रखी है अभी भी। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर, मतलब वस्तु को आपने इसी सी पर ला के रख दिया। जब वस्तु को आप सी पर ही ला के रख दोगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पे, क्योंकि त्रिज्या पे आएगा। त्रिज्या मध्य बिंदु होता है, ठीक है, ना कि फोकस मध्य बिंदु नहीं होता। फोकस अलग प्रकार का मध्य बिंदु, लेकिन ये वक्रता केंद्र जो है वो गोले का मध्य बिंदु है। तो वस्तु जहाँ पर रखी है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा और नीचे की ओर बनेगा। और सेम कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। अगली कहानी क्या लिखी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रख दिए थे आपने वस्तु। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भी रखना का मतलब चौथी स्थिति, ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी स्थिति। तो इस चौथी स्थिति में यदि आप वस्तु को रख दोगे वक्रता केंद्र और कहाँ पे, फोकस के बीच में, तो वस्तु को चूंकि आप वक्रता केंद्र के पास लेके आए तो वस्तु थोड़ी सी बड़ी दिखेगी और प्रतिबिंब कहाँ प्रतीत होगा आपको, दूर। तो इसकी जोड़ी आपकी बन जाएगी कहाँ से, इसके साथ में। मतलब क्या लिखा होगा आप, तो आप क्या पढ़ेंगे अब, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो वही लिखा होगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगी। अब चूंकि वस्तु को आप अपने वक्रता केंद्र से भी पास लेके आ गए हैं तो वो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। साफ लगा, वस्तु की तुलना में, तो वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा, बड़ा। अभी भी कैसे रहने वाले हम लोग, उल्टे और वास्तविक रहने वाले हैं।
अगली कहानी क्या थी, वस्तु को आप फोकस पर रख देंगे तो फोकस की जोड़ी किससे बनती है, अनंत से बनती है। अब वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि आप वस्तु को फोकस दूरी पर लेके आएगा तो वस्तु आपको बहुत बड़ी लगेगी और प्रतीत होगा कि ये तो कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, पर रखी नहीं होगी, वो तो अनंत पर प्रतीत होगी। और वस्तु का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी, उल्टी और भी वास्तविक होगी। लेकिन देखो जब तक वस्तु जो है फोकस पे आती है या फोकस से दूर रखी होती है तो वो उसी साइड उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसका पूरा किरण रेखा चित्र बनाना पड़ता है। तो फोकस की जोड़ी तुमने अनंत से बना दी। अब लेकिन जब वस्तु को आप फोकस से भी पास लेके आओगे, मतलब आपने दर्पण के एकदम पास रख दी इस वाली स्थिति में, तो अब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता प्रतीत होगा आपको, दर्पण के पीछे। तो उसका जब हम लोग किरण रेखा चित्र खींचेंगे तो वो अभी उतना इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ा के आप लोगों को डाउट में नहीं डालना चाहते हम। बस हम लोगों को ये याद रखना है कि देखो जब तक आप फोकस पे थे या फोकस से दूर थे तो वस्तु का प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा। लेकिन जब वस्तु को आप फोकस से भी अंदर की ओर ले आओगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता प्रतीत होगा, बाहर की ओर, पीछे की ओर। तो वही लिखा होगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में यदि आपने वस्तु को लाके रख दिया है तो आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता प्रतीत होगा। और वो लगेगा कैसा, बहुत बड़ा, क्योंकि वस्तु को अभी एकदम पास में ले आए हो तो लगेगा वो आपको अपनी वस्तु से बड़ा। और अब वो चूँकि दर्पण के पीछे से चला गया है उस स्थिति में वो सीधा और आभासी बनेगा। और सीधी की जोड़ी किससे बनती है, आभासी से। यह सब लोगों को पहले से पता है, नहीं पता तो हमने बोल दिया। जब वस्तु का प्रतिबिंब जब उल्टा होता है तो वास्तविक कहलाता है, और जब सीधा होता है तो कैसा बनता है, आभासी कहलाता है। तो इसको अभी ज़्यादा नहीं खींचते हैं, आप लोग इसी को रिवाइंड करके देखिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे फिर से पूछिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा और हैवी बनेगा तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं वो बढ़ाएं। आप लोग पढ़ना सब कुछ है लेकिन ईजी मोड में। और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, तो हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब खत्म कर दिए। अवतल दर्पण की स्थितियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब आप उत्तल दर्पण की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, तो यदि हम लोगों के पास मिरर इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, मतलब किस प्रकार से बना देते हैं यहाँ पे, क्या हमने एक यहाँ पे दर्पण ले लिया, कटा हुआ गोला ले लिया, उसको हमने पीछे से इस प्रकार से पेंट कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया, मान लो सिल्वर, और सिल्वर जैसा कुछ पेंट कर दिया। तो इस बार हम लोगों को ध्रुव यहाँ मिलेगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, और फोकस मान लीजिए यहाँ होगा, और अनंत बिंदु उस साइड होगा। लेकिन वस्तु रखनी तो कहाँ पड़ती है, इस साइड, क्योंकि चूँकि इस बार हमने FC वहाँ पे क्यों रख दी, क्योंकि बस इसका इस गोले का गोला तो इस साइड कहीं बनेगा, ठीक है, गोले का गोला तो उस साइड कहीं बनेगा। तो इसमें सब कुछ होता है उस साइड, लेकिन हम लोगों को तो किरणें हमेशा कहाँ से प्राप्त करनी है, बाईं ओर से। तो जब किरणें चूँकि इस बार यहाँ से आएंगी तो आपको दर्पण जो है, मतलब इसका प्रतिबिंब है, वो हमेशा कहाँ बनता प्रतीत होगा, हमेशा दर्पण के पीछे की ओर। तो वही लिखा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब इस साइड, और उसके ध्रुव और फोकस के बीच में ही। तो सब सारे के सारे प्रतिबिंब कहाँ इकट्ठे होते जाते हैं, ध्रुव, और ये ध्रुव है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच बनते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। और हमेशा वस्तु से कैसे बनते, छोटे बनते हैं। और चूंकि दर्पण के आप फिर से पीछे की ओर चले गए हो तो दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति बनती है हमेशा, कैसी, कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, और कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। जिसको आप लोग याद रखें, अपना एक नंबर कंफर्म कर लें छोटे से डेटा को पढ़ के। तो अवतल दर्पण में जिस प्रकार से ज़्यादा स्थितियाँ होती हैं उतनी स्थितियाँ उत्तल दर्पण में देखने को आपको नहीं मिल पाएंगी। क्यों, क्योंकि भैया इसका जो सब कुछ जो वास्तविक क्षेत्र है वो इस साइड चला जाता है, और किरण हमेशा कहाँ से आती है, इस साइड से आती है। ऐसा बोल के हम आपको समझाना पसंद करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन ही ज़्यादा आने हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम आपसे शेयर करेंगे पक्का। अगला फैक्ट क्या लिखा, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे आप, गाड़ी में, ठीक है। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास, मतलब जो साइड मिरर होता है, गाड़ी चालक मतलब ड्राइवर की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, अर्थात साइड मिरर के रूप में। क्यों, तो हमने जैसे पीछे बताया था आपको कि अवतल दर्पण जो होता है वो चीज़ों के आकार को बढ़ा कर देता है, तो उसके विपरीत जो हम लोगों का उत्तल दर्पण है वो चीज़ों के आकार को छोटा कर देगा, जिससे हम लोगों की गाड़ी में जो छोटा सा मिरर लगा होता है उसमें बड़े बड़े ट्रक भी कैसे दिखेंगे आपको, छोटे छोटे दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो आकार को कैसा कर देता है, छोटा कर देता है, मतलब कन्वर्ज कर देता है। तो इसका उपयोग चालक की सीट के बाद साइड में, मतलब वस्तुओं को छोटा करके देखने, दूर की वस्तुओं को एकदम छोटा करके देखने में किया जाएगा। सोडियम परावर्तक लैंप में इसका उपयोग कर लेंगे आप, ठीक है। सोडियम परावर्तक लैंप में कर देंगे, क्योंकि इसके द्वारा आप लोगों की इच्छा होती है कि आप बड़े से फोकस को एकदम छोटे से पॉइंट पे क्या कर पाओ, फोकस कर पाओ, ताकि
आप छोटी से छोटी वस्तु पर फोकस कर सकें। सोडियम परावर्तक लैंप में भी हम लोग किसका उपयोग कर लेंगे, इसका उत्तर दर्पण का उपयोग करेंगे। तो मेन तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में किसका बनता है, तो ये चालक की सीट के बाजू वाला, मतलब कौन सा, साइड मिरर वाला बनता है। तो यहाँ पे हम लोग परावर्तन और प्रकाश को नहीं रोकते, परावर्तन को रोकते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए अपवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है प्रकाश वाला, तो इसको अभी आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगली क्लास में हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, या फिर कुछ आपको गलत लगा है, कुछ ज़्यादा सही लगा है तो भी हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए, ताकि हम अपनी और आपकी दोनों की गलतियों को सुधार कर सकें और एक दूसरे की सफलता में सहभागी बन चुके हैं, क्योंकि आपकी सफलता हमारी सफलता और शायद हमारी सफलता आप लोगों की सफलता बने। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।